अल्तमश जो है वो आपकी आईडी कौन सी है अल्तमश? आपकी मैं क्लास आईडी 104950 वो है 98 है या थर्सडे को होती है या संडे को? अपने क्लास के सीआर से कांटेक्ट करें, वो आप कर देंगे किसी ग्रुप में एडजस्ट वो प्रोजेक्ट लिस्ट देख के। अच्छा ये हमने कर लिया था डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। ठीक है, ये हमने देखा था ब्रेक से पहले कि चारों कंडीशंस हैं और चारों कंडीशंस में से कोई एक भी अगर जो है ट्रू नहीं होगी तो डेडलॉक नहीं होगा। वो चारों ट्रू होंगी तब जाके डेडलॉक लगेगा। एक कंडीशन भी अगर ट्रू नहीं होगी, एक कंडीशन भी रह गई तो डेडलॉक हट जाएगा। तो डेडलॉक अगर हटाना है तो आसान तरीका यही है, इन चारों में से किसी एक को, किसी एक कंडीशन को ख़त्म करने की हम कोशिश करें ताकि डेडलॉक जो है वो हट जाए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्प्शन और सर्कुलर वेट, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा जी, हम नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा ये तो खैर इसके बारे में बात हुई। अब यहाँ देखें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की हम बात करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ वर्टिसेस V एंड सेट ऑफ एजेस E। सेट ऑफ वर्टिसेस को हम V कह रहे हैं, यानी कि जो वर्टिसेस होंगे ग्राफ के अंदर सेट ऑफ एजेस को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी क्या होगा, क्या कि V इज पार्टीशन इनटू टू टाइप्स, यानी कि जो वर्टिसेस है ग्राफ के अंदर वो दो तरह के होंगे, या तो प्रोसेस होगा या रिसोर्स होगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का मतलब क्या है कि कौन से प्रोसेस को कौन सी रिसोर्स मिली है, किस प्रोसेस को कौन सी रिसोर्स मिली है। तो ग्राफ हम बना सकते हैं, ग्राफ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोसेस को कौन सी रिसोर्स मिली है, ठीक है। तो ये पी जो है वो वर्टिसेस की हम बात करें, वर्टिसेस की दो टाइप्स हो गई ग्राफ के अंदर, वर्टिसेस की दो टाइप्स होंगी, या तो वर्टिसेस जो है वो प्रोसेस होंगी या वर्टिसेस जो है वो रिसोर्सेज होंगी, ठीक है। दो तरह की होंगी, या तो प्रोसेस होंगी या रिसोर्सेज होंगी। तो P1 P2 से लेकर Pn तक के प्रोसेस है और R1 R2 से लेकर Rn तक रिसोर्सेज, ठीक है। तो द सेट ऑफ प्रोसेसेस जो है वो P से हम शो कर रहे हैं, द सेट ऑफ रिसोर्सेज को हम R से शो कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट एज यहाँ पर है दिखाई गई है डायरेक्टेड एज, यानी क्या होगा कि कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को अगर रिक्वेस्ट भेजी हुई है, किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को हासिल करने के लिए अगर रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो उस रिक्वेस्ट उस एज को हम कहेंगे रिक्वेस्ट एज। ये रिक्वेस्ट एज है कि ये प्रोसेस है PI, उसने RJ को हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड एज है PI से RJ की तरफ, कि प्रोसेस PI जो है वो RJ को हासिल करना चाह रहा है, ठीक है। प्रोसेस PI हो सकता है RJ कोई प्रिंटर हो, कुछ भी हो, उसको हासिल करना चाह रहा है, उसकी रिक्वेस्ट इसने भेजी है, तो इसको कहेंगे रिक्वेस्टेड एज। सेकेंड वन इज असाइनमेंट एज। असाइनमेंट एज का मतलब क्या है, कोई भी रिसोर्स जो है वो कोई भी रिसोर्स जो है वो किसी प्रोसेस के पास है। इस वाली डायरेक्शन का मतलब क्या है कि RJ इस वक्त किसके पास है, PI के पास। RJ कोई रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर भी हो सकता है, प्रिंटर है, ये कौन होल्ड किया हुआ है, PI। ये रिसोर्स PI के पास है, ठीक है। तो अगर रिसोर्स से कोई एज निकल के प्रोसेस की तरफ जा रही है, उसका मतलब यही कि वो उस रिसोर्स को उस प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है, यानी कि वो रिसोर्स उस प्रोसेस को असाइंड है, उसको असाइनमेंट एज कहते हैं। तो एक हो गई रिक्वेस्ट एज, एक हो गई असाइनमेंट एज, ठीक है। दो तरह की होंगी। रिक्वेस्ट एज में प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट भेजी है उसको हासिल करने के लिए, तो उसको रिक्वेस्ट एज कहेंगे। और कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस के अगर पास है, कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस के पास है, जैसे RJ इस वक्त PI के पास है, तो उसको हम कहेंगे असाइनमेंट एज। ये असाइन हुआ हुआ ये प्रोसेस, ये रिसोर्स किसी
प्रोसेस को असाइन हुआ हो। ये क्विज़ेस के बारे में मैं देख लूँगा, सबमिशन जिनकी आ गई है, अगर आपके सामने मैसेज आ गया। वैसे भी क्विज़ को जो है ना मैंने 5 मिनट का डिले से ही मैंने लॉक किया। 45 पे लॉक करना था, मैंने 50 के बाद लॉक किया। और जिन्होंने सबमिट कर दिया तो उनके सामने मैसेज आ गया होगा सक्सेसफुली सबमिटेड। सर मैसेज आ गया था, आपका रिकॉर्ड जो है मतलब सबमिट हो चुका है। हाँ बस अगर आपके सामने मैसेज आ गया ना सक्सेसफुली सबमिटेड, इस तरह का कोई मैसेज आ गया, रेस्पॉन्स सबमिटेड, तो आपका सबमिट हो जी चुका सर। है। वरना वो ओके सर। ये मैसेज नहीं आता, वो कुछ और मैसेज देता है। तरीके से गूगल फॉर्म है ना, वो बकायदा देता है कि भाई आपका रेस्पॉन्स सबमिट नहीं हो सकता, ये इस तरह से ऐसा मैसेज देता है अगर सबमिट नहीं होता। ठीक है सर। ठीक है, ये लोगों ने कुछ कहा है कि मैं पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं बता रहा हूँ अगर आपके सामने मैसेज आया है तो हो गया। अच्छा, ये रिक्वेस्ट एज और असाइनमेंट एज के बारे में जो है बात हो रही थी। नहीं, अब कोई अब तो ज़ाहिर है लॉक कर दिया, अब मैं अनलॉक नहीं कर सकता क्विज। आप टाइम आपका निकल चुका है, और ज़ाहिर है मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था, एक छोटा सा क्विज था, तो आपको ज़्यादा टाइम मिल गया था इसका। आगे चल रहे हैं। अब देखो ये प्रोसेस है, प्रोसेस को हम सर्कुलर शेप से जो है वो दिखा रहे हैं। रिसोर्स टाइप्स, देखो यहाँ पर प्रोसेस को बता दिया, आप सर्कुलर शेप से शो करेंगे ग्राफ में, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर। अच्छा, रिसोर्स टाइप विद 4 इंस्टेंसेस, ये रिसोर्स की टाइप है। रिसोर्स को हम किससे, स्क्वायर शेप से डिनोट करते हैं। प्रोसेस को हम सर्कुलर शेप से डिनोट करते हैं, रिसोर्स को हम स्क्वायर शेप से डिनोट करते हैं। अब ये दिखा रहे हैं कि रिसोर्स टाइप विद 4 इंस्टेंसेस, रिसोर्स है जिसके 4 इंस्टेंसेस है। आप देखो 4 डॉट्स नजर आ रहे हैं अंदर, उसके 4 इंस्टेंसेस हो गए। एक रिसोर्स है, 4 इंस्टेंसेस है, यानी कि 4 प्रोसेस एक ही वक्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग इंस्टेंसेस के जरिए। अच्छा, फिर पी, अब यहाँ लिखा है पी आई रिक्वेस्ट इंस्टेंस फॉर आरजे, पी आई ने किसके लिए रिक्वेस्ट भेजी है, आरजे के लिए। ठीक है, तो इसको इस तरह से शो किया कि पी आई ने, ये प्रोसेस है पी आई, इसने आरजे के लिए रिक्वेस्ट भेजी है हासिल करने के लिए। और ये फोर्थ में क्या बता रहा है, पी आई इज होल्डिंग एन असाइनमेंट एंड इंस्टेंस ऑफ आरजे, कि पी आई ने आरजे की एक इंस्टेंस को होल्ड कर लिया, यानी कि ये वाला जो स्क्वायर अंदर डॉट देख रहे हैं, ये डॉट किसको मिल गया, पी आई को। अभी 3 बाकी हैं, कोई और प्रोसेस चाहे तो इसको रिक्वेस्ट भेज सकता है, और उसको वो ये रिसोर्स, इस रिसोर्स का कोई तीनों में से कोई एक इंस्टेंस किसी और को भी मिल सकता है। एक तो ऑक्यूपाई हो गया, पी आई ने एक इंस्टेंस आरजे का अपने पास ऑक्यूपाई कर लिया। इस ग्राफ इस बात इससे में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, स्लाइड में सब क्लियर है सारी बातें। ठीक है, स्लाइड में सब क्लियर होगा। अच्छा, सही है, हम आगे चलते हैं। ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दायरे, अब यही साइंस जो है ना वो हम यूज करेंगे, यही साइंस यूज करेंगे। When process PI request an instance of resource type RJ, a request edge is inserted in the request location graph. ठीक है, जब कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट भेजेगा, तो रिक्वेस्ट एज जो है वो जाहिर है बीच में आएगी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में। When this request can be fulfilled, the request edge is instantaneously transformed to an assignment. जैसे ही रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट भेजी, जैसे ही वो रिक्वेस्ट फुलफिल हुई, उसने एक्नॉलेज किया, तो फौरन जो रिक्वेस्ट एज थी वो किस में तब्दील हो जाएगी, असाइनमेंट एज में। ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट भेजी किसी रिसोर्स को, एक प्रोसेस है उसने रिक्वेस्ट भेजी किसी रिसोर्स को, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट भेजी है। जैसे ही रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, तो फौरन ये कौन सी एज है, असाइनमेंट एज, ये सॉरी रिक्वेस्ट एज, ये है रिक्वेस्ट एज कि प्रोसेस ने रिक्वेस्ट भेजी है रिसोर्स को। जैसे ही रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, तो क्या होगा, ये रिक्वेस्ट एज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, असाइनमेंट एज। यानी कि ये आर किसको मिल गया, पी को। यू भी लिख सकते हैं, वरना तरीकेकार यही होता है कि आर को आप यू करते हैं, आर किसको मिल गया, पी को।
रिक्वेस्ट एज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी असाइनमेंट एज। ये इसको मिल गया। अब आप ये देखेंगे सामने आपके एग्जांपल दी हुई है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की। ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है और इसमें देखो R1 के कितने इंस्टेंस है, एक है। R1 की बात कर रहा हूँ, R1 का एक इंस्टेंस है। R3 के कितना इंस्टेंस है, R3 भी रिसोर्स है, उसका भी एक इंस्टेंस है। और R2 के कितने इंस्टेंस है, R2 के 2 इंस्टेंसेस है, ठीक है। R2 के 2 इंस्टेंसेस है, जबकि R4 के 3 इंस्टेंसेस है, ठीक है। R3 के जितने भी R3 के जो 3 इंस्टेंसेस है उसको किसी ने होल्ड नहीं किया हुआ, किसी ने रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी हुई। R1 की अगर हम बात करें, R1 रिसोर्स को P1 ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, ठीक है। P1 ने R1 को रिक्वेस्ट भेजी हुई है और P1 ने R2 का एक इंस्टेंस होल्ड भी किया हुआ है। R2 का एक इंस्टेंस P1 ने होल्ड भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये R2 ने P1 ने R2 का एक इंस्टेंस होल्ड भी किया हुआ है और P1 और R1 को रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है इसको हासिल करने के लिए। यानी कि इसने एक होल्ड भी किया हुआ है और एक का वेट भी कर रहा है। होल्ड एंड वेट कंडीशन P1 पे है, ठीक है। एक होल्ड किया हुआ है इंस्टेंस R2 का और R1 के लिए रिक्वेस्ट भेजी हुई है। अच्छा, जबकि आप देखो जी, शेख फैजान कोई क्वेश्चन है? सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसने होल्ड की हुई वैल्यूज, क्योंकि इसमें डायग्राम में तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि आपको ग्राफ दिया हुआ होगा ना। मतलब सर मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब ग्राफ किस तरह का होगा कि हमें लगे कि ये होल्ड करी हुई वैल्यू। एक मिनट बताओ, क्या चीज समझ में नहीं आई? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह इसमें एरोज दिए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि रिक्वेस्ट दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी वैल्यू होल्ड करी हुई है। देखो, रिसोर्स जो है ना वो तो होल्ड करेगा। रिसोर्स जो मतलब क्या है, प्रिंटर हो, डीवीडी हो, सीडी हो, रैम हो, ये रिसोर्स है। प्रोसेस क्या है, जो कि रिक्वेस्ट भेजता है, जो कि इस्तेमाल करना चाह रहा है, वो ज्यादा, सही है सर। ठीक है। तो प्रोसेस ने रिक्वेस्ट भेजी है, R1 को रिक्वेस्ट भेजी है। ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो प्रोसेस से रिक्वेस्ट जाएगी रिसोर्स को, तो ये जो एज होगी ये रिक्वेस्ट एज होगी, ये रिक्वेस्ट एज है। लेकिन जो ठीक है सर। जो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जाएगी वो कौन सी एज होगी, असाइनमेंट एज। यानी कि ये रिसोर्स इस प्रोसेस को असाइन हुई हुई है। R2 जो है P1 को असाइन हुआ हुआ है, ठीक है सर। ठीक है ना। अब देखो ठीक R2 जो है ना P1 को भी असाइन हुआ हुआ है। अब देखो मैं आपको एक ग्राफ समझा रहा हूँ, ग्राफ सही तरह समझ जाए, समझ में आ जाए। R2 जो है P1 को भी असाइन हुआ हुआ है। R2 का एक इंस्टेंस, मेरे जुमलों पे गौर करें, R2 का एक इंस्टेंस P1 को भी असाइन हुआ हुआ है। R2 का एक इंस्टेंस P2 को भी असाइन हुआ हुआ है, ठीक है। यानी कि R2 जी के सर। दो इंस्टेंस हैं, एक P1 को असाइन हुआ हुआ है, एक P2 को असाइन हुआ हुआ है। जबकि P1 ने रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है R1 के लिए, उसको ये चाह रहा है कि ये मिल जाए। लेकिन P1 जाहिर है R1 को ले नहीं सकता, क्योंकि R1 किसके साथ, किसको असाइन हुआ हुआ है, R1 किसको असाइन हुआ हुआ है, P2 को सर। P2 को। क्योंकि R2 में सही है इंस्टेंस, सर। R2 में इंस्टेंस ही एक है, तो जाहिर है ये वेट करेगा। अब P1 वेट ओके सर। करेगा जब तक ये, ओके सर, समझ गया सर। ठीक है ना, जब तक ये रिलीज ना हो जाए, ये रिसोर्स रिलीज ना हो जाए, उस वक्त तक P1 वेट करेगा। अब देखो आप P2 को जाहिर है R1 मिला हुआ है और P2 ने R2 का एक इंस्टेंस जो है वो अपने पास असाइन भी हुआ हुआ है। R2 का एक इंस्टेंस P2 का असाइन भी हुआ हुआ है, जबकि P2 ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है R3 को। R3 का एक ही इंस्टेंस है और R3 का एक इंस्टेंस किसके पास रखा हुआ है, P3 के पास। यानी P3 ने R3 का एक इंस्टेंस अपने पास रखा हुआ है, ये असाइनमेंट हुई हुई है, तो P2 वेट करेगा, P2 वेट करेगा। ओके सर। ओके सर, समझ गया। अब देखो इसके अंदर अब आपसे ही क्वेश्चन है। अच्छा, ये आपको ये सारी बातें यहाँ समझा दी, यहाँ देखो ये प्रोसेस, इसमें सारे प्रोसेस यही है, P1 P2 P3, ये आपको नजर आ रहा है P1 P2 P3। और इसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कौन सी है, R1 R2 R3 R4, जो आपको नजर आ रही है R1 R2 R3 R4 ग्राफ के अंदर, ठीक है। और ये एजेस है, एजेस में दिखा ये रहा है, देखो P1 असाइन हुई हुई R1 को। हो सकता है मैं आपको पेपर में सिर्फ ये दे दूं तो आप खुद ही ग्राफ बना सकते हो ये वाला, ठीक है। देखो P1 असाइन हुई ठीक हुई है है सर। R1, P1 असाइन हुई हुई R1 को दिखा रहा है, P1 R1 को असाइन हुई हुई है। P2 असाइन हुई हुई है R3 को। P1 ने रिक्वेस्ट भेजी R1 के पास, क्योंकि प्रोसेस से जब
रिक्वेस्ट जाती है रिसोर्स को तो वो रिक्वेस्टिंग एज होता है, ये रिक्वेस्टिंग एज है। P1 ने रिक्वेस्ट भेजी R1 को, ये यहाँ पर दिखा रहा है P1 ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है R1 को। इस तरह P2 ने रिक्वेस्ट भेजी है R3 को, P2 ने रिक्वेस्ट भेजी है R3 को। इस तरह अब ये R1 असाइन हुआ है P2 को, R1 चूंकि रिसोर्स है, ये असाइन हुई है P2 को। तो हम देखें ये R1 जो है P2 को असाइंड है, यहाँ देखें ग्राफ में। और R2 असाइन हुई है, R1 भी P2 को साइन हुई है, R2 भी P2 को साइन हुई है। तो आप R2 देखें, नीचे R2 है, R2 भी जो है वो इस एज के जरिए P2 को असाइन हुई है, ठीक है। और फिर क्या R2 जो है वो P1 को भी असाइन हुई है। तो R2 आप देखें, R2 का एक इंस्टेंस R2 का P1 के पास भी है। और R3 जो है वो असाइन हुई है P3 को। तो R3 का ये जो है ये दिखा रहा है R3 असाइन हुई है P3। तो ये आपको समझ में आना चाहिए किस एज को मैं रिक्वेस्टिंग एज कह रहा हूँ, किस एज को मैं असाइनमेंट एज कह रहा हूँ। अगर कोई प्रोसेस अगर कोई एज इन बिटवीन प्रोसेस और रिसोर्स, यानी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स के दरमियान कोई एज है, जैसे ये रहा प्रोसेस और एज के दरमियान, प्रोसेस और रिसोर्स के दरमियान एक एज है। एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट भेजी है रिसोर्स को, तो ये होगी रिक्वेस्टिंग एज। लेकिन अगर एक रिसोर्स ने एज भेजी है किसी प्रोसेस को, तो ये एज होगी असाइनमेंट एज। ये रिसोर्स इस प्रोसेस के पास है। ओके सर। अब ये बातें हमें क्लियर हो गई। अब आपसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप सबसे क्वेश्चन है, आप ये बताएं क्या कह रहे हैं सर? रिसोर्स 4 सवाल आपका क्लियर नहीं हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये रिसोर्स 4 किसको रिक्वेस्ट, मतलब रिसोर्स 4 का यहाँ पे क्या काम है, ये पूछ रहा हूँ। रिसोर्स 4 का? अच्छा हाँ, रिसोर्स 4 जो है ना वो अवेलेबल है और कोई प्रोसेस ने अभी रिक्वेस्ट भेजी नहीं है, ये अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे कोई ये हार्ड डिस्क को कुछ भी हो सकता है, ये अवेलेबल है, लेकिन इस पे किसी ने अभी तक रिक्वेस्ट भेजी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में भेज दें, लेकिन अभी तक कोई रिक्वेस्ट किसी ने भेजी नहीं, और ना ही ये इसकी रिसोर्स किसी के पास है। क्लियर है? लेकिन ये जाहिर है ये ग्राफ का पार्ट है, क्योंकि सिस्टम के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो ग्राफ के अंदर ही दिखाए जाए, चाहे वो असाइन हुए हुए हों चाहे वो असाइन नहीं हुए हों। अब यहाँ पर जाहिर है R4 का तो बारे में कोई एज नहीं बनाया हुआ। आप देखो R4 के बारे में कोई एज नहीं है, क्योंकि R4 किसी को असाइन भी नहीं है और R4 को किसी ने रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी। अच्छा, अब ये आपसे सवाल है कि आप बताओ क्या डेडलॉक है इसमें? डेडलॉक है? डेडलॉक सर है सर, यूज हो रहा है इसमें। डेडलॉक जो कह रहे हैं वो कैसे हो रहा है, थोड़ा बता देंगे कैसे हो रहा है डेडलॉक? सर वेटिंग मतलब एक होल्ड पे भी रखा हुआ है, इसकी वजह से सर डेडलॉक यूज हो रहा है। होल्ड एंड वेट तो है, होल्ड एंड वेट कंडीशन तो है कि P1 ने जो है होल्ड भी किया हुआ है और वेट भी कर रहा है, ठीक है। देखो जहां पर भी मैं आपको बताता हूँ ग्राफ को देख के, अगर साइकिल होगी ग्राफ में, अगर साइकिल है, ग्राफ में अगर साइकिल है तो उसके अंदर डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ग्राफ ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक का मतलब क्या कि साइकिल फ्री, साइकिल ना हो। अगर ग्राफ ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक मीन साइकिल ना हो, तो उसमें डेडलॉक यकीनन नहीं है। बात क्लियर हुई? अगर ग्राफ में साइकिल है तो डेडलॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर ग्राफ ए साइक्लिक है तो उसके अंदर डेडलॉक नहीं है। अब आप देखो इस ग्राफ के अंदर क्या साइकिल है? कहाँ ने कहा है नहीं है? और बताया भाई, साइकिल है इस ग्राफ के अंदर? इस ग्राफ में साइकिल नजर आ रही है? नो सर, नो सर। हाँ बिल्कुल सही बताया, नहीं है। देखो क्योंकि P1 ने रिक्वेस्ट किया, ये ऐसा लग रहा है ये साइकिल, लेकिन साइकिल नहीं है, क्योंकि P1 ने रिक्वेस्ट भेजी P2 को, लेकिन ये इस तरह से डायरेक्शन नहीं है, बल्कि ये उलट है, ये उलट है, ठीक है। ये साइकिल नहीं है। साइकिल तो ये होता है ना, यूं जाता फिर यूं जाता फिर वापस पलट के यूं आता, तब साइकिल हो जाती है। लेकिन ये साइकिल नहीं है, क्योंकि P1 R1 के पास गया,
R1 से P2 से, लेकिन P2 R2 के पास नहीं गया बल्कि R2 P2 के पास गया, तो ये साइकिल नहीं है। बात समझ आई? तो ये साइकिल नहीं है, तो साइकिल नहीं होने की वजह से इसके अंदर यकीनन डेडलॉक नहीं है। साइकिल नहीं है इट मींस डेडलॉक नहीं है। साइकिल है तो डेडलॉक हो भी सकता है, डेडलॉक नहीं भी हो सकता, उसमें चांसेस है, ठीक है, होने ना होने के। लेकिन ये साइक्लिक के अंदर ये डैम श्योर होता है कि इसके अंदर डेडलॉक नहीं है, डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं करती। और वाकई में ऐसे ही है, देखें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जाहिर है अब दो P2 किसका वेट, P1 वेट कर रहा है R1 का, R2 किसके पास है, P2 के पास, P2 किसका वेट कर रहा है R3 का, R3 किसके पास है, P3 के पास। P3 जो है ना, P3 जैसे ही रिलीज करेगा R3 को, P3 जैसे ही रिलीज करेगा R3 को, R3 फ्री हो जाएगा। जब R3 फ्री हो जाएगा तो किसको मिल जाएगा, P2 को, P2 को मिल जाएगा, ठीक है, P2 को काम करना शुरू कर देगा, P2 को मिल जाएगा। और P2 जो है अगर वो R1 जो है वो फ्री हो जाएगा तो फिर ये जो है आपका R1 जब फ्री हो जाएगा तो फिर P2 उसको भी छोड़ देगा और ये P1 जो है वो R1 को एक्वायर कर लेगा। कहने का मकसद ये है कि चूंकि एक जगह जाके ऐसी आ रही है कि जहां पर कोई वेट नहीं कर रहा, ये प्रोसेस किसी का वेट नहीं कर रहा, P3 किसी का वेट नहीं कर रहा, P3 किसी का वेट नहीं कर रहा, तो ये साइकिल नहीं बन रही, और साइकिल इसमें है भी नहीं, पूरे ग्राफ में साइकिल है भी नहीं, तो यहाँ पर डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा अब इसको हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। अब यहाँ देखो, अब इसके अंदर आप बताओ क्या डेडलॉक है? मोहम्मद जहांगीर कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे प्रीवियस वाला ग्राफ है हमारा, जी। तो अब जब डेडलॉक उसमें हमने सिर्फ कंडीशन सिर्फ साइक्लिक की आपने बताई है, हम हर प्रोसेस के स्टेट पे जाकर उसके डेडलॉक की चारों कंडीशन को चेक करेंगे या सिर्फ साइकिल ही चेक करेंगे कि साइकिल से पता चल जाएगा हमें कि डेडलॉक है? देखो साइकिल होगी इट मींस साइकिल होने के अंदर भी 50-50% मतलब चांस, साइकिल के अंदर भी ये नहीं है कंफर्म कि डेडलॉक होगा, साइकिल के अंदर डेडलॉक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ए साइक्लिक है, यानी कि सबसे काम वाली बात ये है कि अगर साइकिल नहीं है तो डेडलॉक नहीं है, क्योंकि चारों कंडीशन जाहिर है पूरी नहीं हो रही उनमें से। सर तो डेडलॉक चेक कैसे करेंगे? बार दफा तो साइकिल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वही बता रहा हूँ, क्योंकि देखो डेडलॉक की एक कंडीशन क्या है, चारों में से एक सर्कुलर वेट है, और सर्कुलर वेट तो जाहिर नहीं होगा ना जब साइकिल ही नहीं है। तो बात समझ में आ रही है? जी जब साइकिल नहीं है मीन सर्कुलर वेट नहीं है, जब सर्कुलर वेट नहीं है तो डेडलॉक नहीं है, क्योंकि चारों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। ठीक ठीक। अच्छा अब आप ये देखिए, अब इससे मैं इसमें क्वेश्चन है आपसे कि क्या इसमें डेडलॉक है? यस सर। ठीक है ना, इसमें डेडलॉक है वाकई में कि डेडलॉक है। और क्यों डेडलॉक है? क्योंकि इसमें साइकिल एग्जिस्ट करती है। ये P1 जो है, देखो ये साइकिल है ना, ये P1 ने रिक्वेस्ट भेजी है R1 को, R1 किसके पास है, P2 के पास, ठीक है। और ये यहाँ से यूं गया, फिर P2 जो है वो P2 ने रिक्वेस्ट भेजी R3 को, R3 किसके पास है, P3 के पास, और P3 ने किसको रिक्वेस्ट भेजी है अगेन, R2 को, और R2 किसके पास है, P1 के पास। घूम फिर के दोबारा P1 पर आ गया, घूम फिर के दोबारा P1 के पास आ गया। साइकिल किसे कहते हैं? साइकिल इसे कहते हैं कि एक वर्टिस से आपने स्टार्ट किया, घूम फिर के अगर आप वापस उसी वर्टिस पे आ जाते हो, उसका मतलब है साइकिल है। और ऐसे ही है, साइकिल है, ठीक है। ये नीचे एक साइकिल दिखाइए, दो साइकिल्स हैं इसमें, एक नहीं है, दो साइकिल्स हैं। एक साइकिल ये रही, P1 से R1, R1 से P2, P2 से R3, ठीक है, R3 से P3, जैसे R3 से P3 आ गया, P3 से R2, R2 से अगेन दोबारा P1, P1 से स्टार्ट हुआ था, वापस P1 पे आ गया।
एक साइकिल ये हो गई। सेकंड साइकिल कौन सी है? P2, P2 से R, तो P2 से R3, P2 से R3, R3 से P3, R3 से P3, P3 से दोबारा R2, P3 से दोबारा R2 और R2 से अगेन दोबारा P2। P2 से स्टार्ट हुआ था, वापस घूम फिर के P2 पे आ गया। साइकिल उसे ही कहते हैं कि सेम वर्टिस पे अगर आप घूम फिर के दोबारा आ जाओ तो वो साइकिल है। उसमें दो साइकिल्स हैं, तो इसलिए इसमें डेडलॉक है। क्लियर हो गया? इसमें डेडलॉक है क्योंकि सब वेटिंग स्टेट में है, सब वेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं ना। P1 वेट कर रहा है P2 का, P2 वेट कर रहा है P3 का, P3 वेट कर रहा है P1 का, क्योंकि जाहिर है P1 वेट P2 का इसलिए कर रहा है क्योंकि रिसोर्स R1 P2 के पास है, तो P1 वेट कर रहा है P2 को कि काम पूरा हो जाए P2 का तो P1 को मिले। P2 वेट कर रहा है P3 का कि R3 जो है P3 के पास है, जब P3 अपना काम करेगा तो P2 R3 को ले सकेगा, और P3 वेट कर रहा है R2 का, ठीक है। और R2 जो है किसके पास है? R1 के पास है, तो सभी एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, घूम फिर के साइकिल बन गई है। इस वजह से ना ये डेडलॉक है, और नो प्रीएम्पशन है, जाहिर है कोई छीन तो सकता नहीं किसी से, तो डेडलॉक है। जी जहांगीर, क्या क्वेश्चन है? सर अगर R3 के बाद 2 रिसोर्सेज होती और P2 ने एक रिसोर्सेज कैप्चर की हुई होती है और R3 फिर इसी तरीके से जारी होती है, तो तब भी डेडलॉक की कंडीशन होती है? नहीं, अगर दो रिसोर्सेज होती तो वो वेटिंग स्टेट में नहीं होता ना। वेटिंग स्टेट P2 फिर वेटिंग स्टेट में नहीं होता, क्योंकि जाहिर है वो उसको एक्वायर कर लेता ना उस इंस्टेंस को। क्योंकि उस केस में तो फिर सर साइकिल तो हाँ, फिर भी चल रही होती है हमारे ये पास। साइकिल नहीं हो रही होती क्योंकि एज चेंज हो जाती है। अगर आप कह रहे हो दो इंस्टेंस, तो इसका मतलब एक डॉट यहाँ पर होता, जी एक डॉट यहाँ होता तो फिर ये इसको मिल जाता, तो भी साइकिल तो नहीं बनती ना, क्योंकि डायरेक्शन इसकी यूं हो जाती। ये तो उसको मिल गया, साइकिल नहीं बनी। साइकिल के लिए एरो का डायरेक्शन रिक्वेस्ट एज होना जरूरी है, या असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो जाता, साइकिल नहीं बनती। समझ आ रही है बात? नहीं सर, अगर देखें अगर दो रिसोर्स, इस एरो को हम हटा दें, अगर देखो मैं जो भी सारे आपने एरो, रेड से ड्रॉ किया, सारे एरो हटा रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं ये कह रहा हूँ, अब आप क्या कह सर रहे हो? दो अब मैं रिसोर्सेज, ये कह रहा हूँ सर, आप R3 में एक रिसोर्स और ड्रॉ कर दें एक मिनट। R3 और में वो असाइन हो गई, रिसोर्स हो गई। R3 में एक रिसोर्स बनाई मैंने, और किसको असाइन करूँ? ये P2 का असाइन हो गई। अब पीर को जब असाइन होगी ना, तो एज इसका, देखो साइकिल कैसे बन रही है, साइकिल ऐसे बन रही है, ये गया ये गया ये गया फिर वापस ये आया, समझे हो? साइकिल ऐसे बन रही है ना। ठीक है जी। लेकिन जब एक डॉट बना दिया और जब ये इसको मिलेगा, तो ये रिक्वेस्ट नहीं भेजी, रिक्वेस्ट तो भेजी लेकिन भेजते ही इसको मिल जाएगी, ये वेट थोड़ी करेगा, भेजते ही इसको मिल ठीक है जाएगी। मिल गया तो इसका मतलब है एज का साइन चेंज हो गया, अब साइकिल नहीं है, ठीक ठीक है। है। अब ये असाइनमेंट एज हो गई, ये रिक्वेस्टिंग एज थी, ये असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो गई। सही सर। सही है। तो ये बहरहाल एक एक मिनट वेट कीजिए। तो ये बातें थी यहाँ पर, ठीक है। चलिए अटेंडेंस का देख लेते हैं। अटेंडेंस, अच्छा आप लोग अभी टाइम क्या हो गया इस वक्त? तो अभी है वो होगा टाइम तो, सर 2:26 हो रहा है। हाँ अभी टाइम है, ठीक है। अच्छा ये अच्छा आप ये देखिए यहाँ पर आज थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा कहेंगे 2:45 तक जाएगी क्लास,
फिर इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। सर जी 2:35 तक सर खत्म कर दिया क्योंकि अभी नमाज नहीं पढ़ी है हमने, क्योंकि क्विज ही कर रहे थे और 5 मिनट रहते थे क्लास में तो नमाज रह अच्छा, आप नमाज पढ़ लीजिएगा, क्लास चलती रहेगी, क्या करें, एक आध को रह गए नमाज में, बाकी तो काफ़ी उन्होंने नमाज भी पढ़ी होगी, ज़ाहिर है कुछ देखें। अच्छा यहाँ देखिएगा, ये वाला ग्राफ आप देखें, इस ग्राफ में इस ग्राफ में देखो साइकिल है लेकिन डेडलॉक नहीं है। इस ग्राफ में आपको साइकिल नजर आ रही है, कौन सी साइकिल है, P1 से गए R1 के पास, R1 से गए P3 के पास, R1 से P3 के पास आए, P3 से R2 के पास आ गए, और R2 से अगेन कहाँ चले गए, P1 के पास। तो घूम फिर के दोबारा P1 से स्टार्ट किया था, P1 पे दोबारा पहुंच गए, साइकिल मौजूद है लेकिन डेडलॉक नहीं है, नो डेडलॉक। ठीक है, क्यों डेडलॉक नहीं है? P4 जो है ना, P4 को देखें, P4 जो है वो जाहिर है वो तो किसी का वेट नहीं कर रहा ना, और जैसे ही P4 अपना उसको रिलीज करेगा, जैसे ही P4 ने अपना काम मुकम्मल किया, ये एज खत्म हो जाएगी, ये एज खत्म हो जाएगी तो ये रिसोर्स फ्री हो जाएगा, सेकंड डॉट जो है ये फ्री हो जाएगा। जैसे ही ये फ्री हो जाएगा तो ये किसको मिल जाएगा, P3 को, क्योंकि P3 इसके लिए वेट कर रहा है। तो ये एज कन्वर्ट हो जाएगा असाइनमेंट में, ये P3 जो है यहाँ पे जाएगा, P3 इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो R2 जो है वो P3 को मिल जाएगा, R2 P3 को मिल जाएगा। और जब R2 अपना जब ये काम कर चुकेगा तो जाहिर है मतलब P3 को मिल जाएगा, P3 को जब मिल जाएगा तो ये R2 की रिक्वेस्ट जो है वेटिंग स्टेट जो थी वो खत्म हो जाएगी। ये वेटिंग स्टेट में ना, इस वक्त तो ये वेटिंग में, वेटिंग स्टेट खत्म हो जाएगी। वेटिंग स्टेट खत्म हो गई तो डेडलॉक नहीं है, तो डेडलॉक के लिए तो वेट होना जरूरी है ना, वेट थोड़ी करेगा, ये तो मिल जाएगा उसको, तो वेट डेडलॉक नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि इसके अंदर साइकिल तो है लेकिन डेडलॉक नहीं है, साइकिल तो है लेकिन डेडलॉक नहीं। तो वही मैं बात जो आपसे मैं कह रहा था कि अगर कोई ऐसा हो सकता है कि इसमें डेडलॉक क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि इसके अंदर देखो R2 के 2 इंस्टेंसेस थे और एक इंस्टेंस जो है एक ऐसे प्रोसेस को मिला हुआ है जो किसी का वेट नहीं कर रहा है, वही किसी का वेट नहीं कर रहा। तो जाहिर है जैसे ही ये अपना काम कंप्लीट करेगा ये रिलीज होगा, और रिलीज होते ही ये P3 को मिल जाएगा, तो फिर जाहिर है ये P3 वेट नहीं करेगा R2 का, तो सर्कुलर वेट की कंडीशन खत्म हो जाएगी, सर्कुलर वेट खत्म हो जाएगा तो जाहिर है डेडलॉक खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो बेसिक फैक्ट्स क्या है, यानी कि अगर ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं है तो ये बिल्कुल श्योर है कि डेडलॉक नहीं है, लेकिन अगर ग्राफ पे साइकिल है तो डेडलॉक के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इफ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक, अगर हर इंस्टेंस का एक ही रिसोर्स है और साइकिल भी है और हर इंस्टेंस का एक ही रिसोर्स है, फिर तो डेडलॉक हो सकता है। लेकिन अगर सेवरल इंस्टेंस है, सेवरल इंस्टेंस है किसी रिसोर्स के, तो पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक जो है हो, या हो सकता है डेडलॉक हो सकता है ना हो। ठीक है, तो मतलब ये हमने थोड़ा सा ये ध्यान में रखनी चाहिए बातें। डेडलॉक के अंदर देखते हुए, ग्राफ देखते ही फौरन साइकिल देख के आप फैसला नहीं कर देना कि डेडलॉक है, बल्कि देखना भी कि वाकई में क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई रिसोर्स ऐसी हो जिसके मल्टीपल इंस्टांसेस हो, और मल्टीपल इंस्टांसेस हो और कोई रिसोर्स किसी के पास हो और कोई प्रोसेस के पास हो, वेट नहीं कर रहा हो। ये चीज़ें भी देखने वाली होती है ताकि हमें पता चल सके वाकई में क्या, क्योंकि आप देखो पिछले ग्राफ में यहाँ पर ये P4 जो है ना इसको मिला हुआ है, लेकिन P4 वेट नहीं कर रहा। होल्ड एंड वेट जरूरी होता है, डेडलॉक की कंडीशन है होल्ड एंड वेट। ये होल्ड तो किया हुआ है P4, वेट किसी का नहीं कर रहा। ठीक है, हर प्रोसेस जो है ना वो मतलब यहाँ पर जो है ना वो अगर एक भी ऐसा आ जाए जिसके अंदर होल्ड एंड वेट ना हो, और फिर ये है कि जैसे ही ये रिलीज करेगा साइकिल खत्म हो जाएगी। जी जहांगीर। सर प्रीवियस ग्राफ पे जाइएगा जरा।
हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं P4 की। P4 में फर्स्ट करें R2 पे जो P4 आया हुआ है हमारे पास, जो उसको एलोकेट हुई हुई है, तो P4 से एक साइकिल चल गई जो दोबारा एंड हो रही है हमारे पास इसी तरीके से P4 पे एंड हो रही है। P4 से साइकिल P4 पे एंड हो रही है। अच्छा, फिर हाँ, तो उस केस में ये डेडलॉक जाएगा नहीं जाएगा? देखो P4 से शुरू होगी P4 में जा रही है, तो इंस्टेंसेस कैसे हो हाँ, सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो अगर दो मतलब इंस्टेंस है ना, अगर हम ये एक एक हाँ करना पड़ेगा, एक एक करना पड़ेगा, तो दो दो है ना। तो अभी देखो, अभी वेटिंग नहीं, P4 वेट नहीं कर रहा, P4 को ये मिला हुआ है, P4 वेट नहीं कर रहा है। वेट होना जरूरी है। यहाँ P1 वेट कर सर रहा है, कहने का यहाँ P1 ये अच्छा P1 ठीक वेट, है देखो P1 सही। वेट क्यों कर रहा है? क्योंकि P2 के पास R1 का एक रिसोर्स है, P3 के पास R1 का दूसरा रिसोर्स है, तो P1 किसको लेगा? वो तो वेट ही करेगा ना। तो ठीक है सर। वेटिंग जो है ना, वेटिंग देखना पड़ता है, वेट कौन कर रहा है। जब वेटिंग के अंदर डेडलॉक बनता है, जब वेट नहीं कर रहा, यहाँ वेट P4 वेट नहीं कर रहा, क्योंकि P4 को ये मिला हुआ है, तो P4 कोई वेट नहीं कर रहा है। ठीक है, वेट, ठीक है सर। तो ये चीज होती है वेटिंग। अगर हमें सर्कुलर वेट है ना, सर्कुलर वेटिंग के अंदर फिर जो है डेडलॉक बनता है। अच्छा, ये हो गई स्लाइड्स, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेथड्स को, कि मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स। डेडलॉक हैंडल करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। अब देखो, इसमें तीन तरीकेकार हैं। ठीक है, तीन तरीकेकार है। पहला तरीकेकार क्या है? पहला तरीका ये है कि डेडलॉक स्टेट के अंदर जाए ही नहीं सिस्टम। हम कोशिश करें कि डेडलॉक के अंदर जाए ही नहीं, कि जब डेडलॉक में जाएगा नहीं, यानी कि डेडलॉक होगा ही नहीं, तो उसको हैंडल करने की जरूरत ही नहीं है। तो डेडलॉक ना हो, उसके दो तरीके हैं, या तो डेडलॉक प्रिवेंशन करोगे या डेडलॉक अवॉइडेंस करोगे। ये दो तरीके हैं, या डेडलॉक प्रिवेंशन करोगे या डेडलॉक अवॉइडेंस करोगे। डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब क्या है? Deadlock prevention provides a set of measures to ensure that at least one of the necessary condition cannot hold। यानी जो चार कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, चारों में से अगर किसी एक को भी आपने कंडीशन को फॉल्स कर दिया, तो ज़ाहिर डेडलॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डेडलॉक प्रिवेंशन हो जाएगी कि आप चारों में से कंडीशन में किसी एक को फॉल्स करो, या तो नो प्रीएम्पशन हटा दो, या सर्कुलर वेट हटा दो, या होल्ड इन वेट हटा दो, कोई एक कंडीशन हटा दो, तो डेडलॉक खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हो। डेडलॉक होने नहीं दोगे, क्योंकि जब चारों कंडीशन आपकी होंगी नहीं एक वक्त में, तो डेडलॉक होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप डेडलॉक एंटर ही नहीं होगा, यानी कि डेडलॉक स्टेट में आपका सिस्टम दाखिल ही नहीं होगा अगर आपने चारों कंडीशन को ट्रू नहीं होने दिया। एक को फॉल्स रखो हमेशा, तो आपका डेडलॉक स्टेट में जाएगा ही नहीं। सेकंड क्या है? डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या है? रिक्वायर्स दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम बी गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन इन एडवांस concerning which resource a process will request and use during its lifetime। यानी कि शुरू से ही आप पता चल जाए एडवांस के अंदर कि ये प्रोसेस 1 है, ये दो रिसोर्सेज को, इसको दो रिसोर्सेज चाहिए, प्रोसेस 2 है, इसको 3 रिसोर्सेज चाहिए, प्रोसेस 4 है, इसको 5 रिसोर्सेज चाहिए। शुरू में ही एडवांस में बता दिया कि किस प्रोसेस को कितने रिसोर्स चाहिए, शुरू में ही बता दिया। जब शुरू में बता दिया तो भी शेड्यूल कर दिया जाता है कि भाई कौन से प्रोसेस को कौन सी रिसोर्स मिले, ताकि वेट ना करना पड़े। इसको कहते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस। लेकिन इसके अंदर दरकार होता है शुरू में ही कि कौन सा प्रोसेस को कौन सी रिसोर्स चाहिए, शुरू में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, ताकि भी इस तरह से शेड्यूलिंग कर दे कि किसी प्रोसेस को वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो ये फिर इस तरीके से हम कर सकते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस। अच्छा, एक मीटिंग का डिस्कनेक्ट होने वाली है, 1 मिनट से भी कम रह गया, दोबारा कनेक्ट करते हैं, कुछ सेकंड्स रह गए, दोबारा कनेक्ट करते हैं।